India is the dumbest IPO market that ever existed in the history of IPO markets. India's IPO party shows no signs of slowing down. As of October 9th, a record 223 companies have gone public this year. Something big is happening here. Money is flowing in at record levels and companies are rushing to be part of it. The big question that we are asking today is that are expensive IPOs a trap for retail investors? 2018 से लेकर अब तक इन 7 सालों में लगभग 289 आईपीओज आ चुके हैं। इसमें से कितनों ने आउट परफॉर्म किया? अपने आईपीओ के पहले साल में इनमें से लगभग आधे ने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस दी है, मतलब 51% कंपनीज आउट परफॉर्म। लेकिन 3 साल बाद यही 51% सिमट कर रह जाती है सिर्फ 21%, मतलब 3 साल बाद लगभग 80% कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया है। सीधा सीधा हर 10 में से 8 आईपीओज ने परफॉर्म नहीं किया है। पर ये 8 आईपीओज जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, क्या इनके आईपीओ की हाइप नहीं बनी होगी? क्या हाइप बढ़ाने के लिए इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को पे नहीं किया होगा? या फिर इनके फाउंडर्स ने जगह जगह जाकर इंटरव्यूज नहीं दिए होंगे? या फिर न्यूज चैनल्स पे एक्साइटमेंट, ट्विटर पे ओपिनियंस, यूट्यूब पे रिव्यूज, व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रेडिक्शंस, ये सब इनके लिए नहीं हुआ होगा? दोस्तों, हाइप सबका एक सा बनता है। भाई ये कंपनी नेक्स्ट बिग थिंग है, या फिर इस कंपनी का लिस्टिंग गेन पक्का है, ये सबके लिए बोला जाता है। पर ये शोर होता ही इसलिए है ताकि आप उनके दिए हुए रिपोर्ट कार्ड से दूर रह सको, क्योंकि वहां से तो हम जैसे आम इन्वेस्टर को ये 10 में से 8 कंपनीज की सच्चाई पता चल जाएगी। पर हमने इनके सारे रिपोर्ट कार्ड्स छान मारे और हमारी रिसर्च टीम को ऐसी कई सारी चीजें पता चली जो आपसे छुपाई जाती हैं। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, द डार्क रियलिटी ऑफ आईपीओज। आपको पता है FY25 के पहले 6 महीने में ही 46 आईपीओज आ गए थे, जिससे लगभग 90,000 करोड़ रेज हुआ। और सुनो, इन्हीं 6 महीनों में ही पिछले पूरे साल जितने आईपीओ आए थे उनका 60% नंबर ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। और जो पैसा रेज हुआ पिछले साल के टोटल अमाउंट से 50% ज्यादा है, वो भी सिर्फ हाफ ईयर में। पर ये जो कंपनीज हैं जो आईपीओ तक का सफर तय करती हैं, इनकी शुरुआत महज एक आइडिया से ही तो होती है। वही स्टार्टअप आइडिया जो आपके दिमाग में भी आता है जब आपका मैनेजर आपको परेशान करता है। उन हजारों लाखों आइडियाज में से कुछ वाकई इंप्लीमेंट होते हैं, स्टार्टअप बनते हैं, और फिर इन्हीं स्टार्टअप्स में से कुछ स्टार्टअप के फाउंडर्स मिलके सिर्फ एक सपना देखते हैं। कौन सा सपना? कंपनी को बढ़ाने का या प्रोडक्ट क्वालिटी रेज करने का? नहीं, आईपीओ लाने का। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती हैं। जब कोई भी कंपनी आईपीओ अनाउंस करती है तो हमें लगता है कि वो हमारा पैसा अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाएगी, नए नए फैक्ट्रीज, नए प्रोडक्ट्स, नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करेगी। पर इंस्टेड ये पैसा जाता है अर्ली इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स की एग्जिट स्ट्रैटेजी के लिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पिछले 10 साल का डेटा कह रहा है। पिछले 10 सालों में, मतलब FY15 से FY25 तक, इंडिया ने आईपीओस के थ्रू अप्रॉक्स 6.5 लाख करोड़ रेस किए। और इसी 6.5 लाख करोड़ का, आप बिलीव नहीं करोगे, 71% पैसा गया OFS में, मतलब ऑफर फॉर सेल में। इसे आप ऐसे समझो, हमें जितने भी आईपीओस देखने को मिलते हैं उसमें से कुछ होते हैं फ्रेश इशू आईपीओस, कुछ होते हैं ऑफर फॉर सेल मतलब OFS आईपीओस, और कुछ इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। फ्रेश इशू में कंपनी नए शेयर्स क्रिएट करके पब्लिक को बेचती है। इससे जो पैसे आते हैं डायरेक्ट कंपनी को मिलते हैं फॉर ग्रोथ, एक्सपेंशन और डेट रीपेमेंट। वहीं OFS वाले आईपीओस का इंटेंशन कुछ और होता है। वो रिटेल इन्वेस्टर से पैसा लेते ही इसलिए हैं ताकि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मतलब प्रमोटर्स, इन्वेस्टर्स अपने पुराने शेयर्स बेच सके और एग्जिट ले सके। अब जाहिर सी बात है कि इसमें जो पैसा आता है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है, कंपनी को नहीं। वहीं तीसरे टाइप के आईपीओ होते हैं दोनों का मिक्स, कुछ पैसा फ्रेश तो कुछ OFS में जाता है। अब ऐसा नहीं है कि OFS वाले आईपीओ हमेशा बुरे ही होते हैं। OFS भी एक नॉर्मल और हेल्दी प्रोसेस है। इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना भी कैपिटल मार्केट्स का ही एक हिस्सा होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पहला, कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हो और सिर्फ शेयर होल्डर्स एग्जिट लेने के लिए आईपीओ लाया जा रहा हो, या प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग का बहुत बड़ा हिस्सा एक साथ बेच रहे हो, या फिर OFS ही मैक्सिमम इशू का साइज बनाता हो। और एग्जैक्टली वही हुआ इन 10 सालों में। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर डेटा। 10 सालों में जो 6.5 लाख करोड़ आईपीओ से जनरेट हुआ है उसका 71% OFS में गया है और सिर्फ 29% कंपनी की ग्रोथ की तरफ गया। नाउ दिस इज अ रेड फ्लैग। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसे ही होता आया है। पहले का सीन बहुत अलग था।
2005 से 15 के बीच में इंडिया के आईपीओस का मकसद वाकई रियल ग्रोथ था। तब आईपीओ का पैसा 77% बिजनेस को एक्सपांड करने में जाता था और कंपनीज ग्रो भी कर रही थी। इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स एक साथ बिल्ड कर रहे थे और इन अ वे इकोनॉमी को भी फायदा मिल रहा था। पर आज आईपीओ लार्जली एग्जिट डोर्स बन गए हैं, जहां से इनसाइडर्स बाहर निकलते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स उनकी जगह ले लेते हैं। पर ये हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अनफेयर नहीं हुआ? जहां पे रिटेल इन्वेस्टर सोच रहा होता है कि मैं कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने जा रहा हूं, वहां असल में क्या हो रहा है? इनसाइडर्स एग्जिट ले रहे होते हैं और रिटेल उनकी जगह एंट्री ले रहे होते हैं। मतलब रिस्क का वेट शिफ्ट हो जाता है। अब ऐसे में हम रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? मार्केट एक सिंपल चीज पे चलती है, प्राइस वर्सेस वैल्यू। जब आप कोई शॉप में जाते हो तो आप तभी किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो जब आपको उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू उसके प्राइस के बराबर लगती हो। अगर प्राइस ज्यादा हो और वैल्यू कम तो महंगे दाम में पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट हाथ लगता है। मार्केट के टर्म्स में कम रिटर्न्स मिलते हैं। पर स्टॉक मार्केट में स्पेशली आईपीओ के टाइम ये सिंपल जजमेंट कहीं गायब सा हो जाता है। नैरेटिव स्ट्रांग होता है, डिमांड हाई होती है, सब लोग हाइप में बात कर रहे होते हैं और इस हाइप के चलते प्राइस फेयर वैल्यू से काफी ऊपर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में कई बार आसपास के लोगों से, कई फिनफ्लुएंसर्स से आपको सुनने को मिलता है कि भाई कंपनी तो बहुत अच्छी है, जो कि हो सकता है, हो भी। बिजनेस स्ट्रांग हो सकता है, मैनेजमेंट सॉलिड हो सकता है, सेक्टर ग्रोथ में हो सकता है। पर ये शोर के बीच आपका असली सवाल होना चाहिए कि क्या वो अच्छी कंपनी सही दाम में मिल रही है? आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं होती, प्रॉब्लम प्राइस में होती है। स्टोरी स्ट्रॉन्ग, एक्साइटमेंट हाई, डिमांड क्रेजी और इस पूरे एनवायरनमेंट में प्राइस इन्फ्लेट हो जाता है। फिर लिस्टिंग के बाद जब रियलिटी चेक होता है, रिटर्न्स नेचुरली नीचे आ जाते हैं। पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा वेट करता है। वो आईपीओ के हाइप में जंप नहीं करता, बल्कि कंपनी को 1 से 3 साल तक ऑब्जर्व करता है। इस ऑब्जर्वेशन फेज में वो डेलिबरेटली देखता है कि क्या मैनेजमेंट अपने प्रोमिसेस पर डिलीवर कर रही है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स सिर्फ नंबर नहीं, मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी भी दिखाते हैं। या फिर क्या बिजनेस टफ टाइम्स में स्टेबल रहता है, क्योंकि रियल स्ट्रेंथ बुल मार्केट्स में नहीं, स्ट्रेस सिचुएशंस में दिखती है। और तीसरा, क्या वैल्यूएशन फाइनली रियलिस्टिक हो चुकी है? जब नैरेटिव कूल होता है तब प्राइस फेयर वैल्यू के आसपास आता है, और जब हाइप सेटल हो जाती है, न्यूज साइकिल आगे बढ़ जाती है, तब आपको मिलती है रियल प्राइस, वो प्राइस जहां से एक्चुअल वेल्थ बिल्ड होती है। और ये स्ट्रैटेजी शायद बोरिंग लगती हो, कोई थ्रिल नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, पर सच ये है कि बोरिंग डिसीजंस ही कंसिस्टेंट वेल्थ बनाते हैं। दोस्त, मार्केट में थ्रिल सिर्फ स्टोरीज में अच्छा लगता है, रिटर्न्स में नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स शाइनी मोमेंट्स को चेज नहीं करते, वो पेशेंटली वेट करके राइट बिजनेस प्लस राइट प्राइस पे एंट्री लेते हैं, और वही कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का गेम शुरू करता है। तो यहां से हमारे फाइनल टेकअवेज क्या होने चाहिए? एक रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एज होता ही ये है कि आपको जल्दी एंटर करना नहीं होता, आपको सिर्फ सही टाइम पे एंटर करना होता है। आईपीओज में सबसे बड़ा ट्रैप ही ये होता है कि इनसाइडर्स के पास टाइमलाइन होती है, इन्वेस्टर्स के पास लॉक इन होता है, पर रिटेल के पास फ्रीडम होती है, आप वेट कर सकते हो। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, आईपीओ का पर्पस होता है कंपनी को पैसा रेज करवाना, पर इन्वेस्टर का पर्पस होता है सही बिजनेस को सही दाम पर खरीदना। आपका काम हाइप चेस करना नहीं, ड्यूरेबिलिटी आइडेंटिफाई करना है। कंपनी का प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है, मार्जिन कितनी ड्यूरेबल है, कैश फ्लोस कितने प्रेडिक्टेबल हैं, ये सब चीजें सिर्फ लिस्टिंग के बाद ही क्लियर होती हैं। आईपीओ इन्वेस्टिंग तभी काम करता है जब आप स्टोरी के पीछे नहीं, सस्टेनेबिलिटी के पीछे जाते हो, और मैनेजमेंट के प्रॉमिसेस नहीं, उनके 1 से 2 साल के एग्जीक्यूशन को जज करते हो। बॉटम लाइन, इन मार्केट्स पेशेंस इज नॉट डिले, पेशेंस इज अ स्ट्रैटेजी, और आईपीओज में ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा काम आती है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आईपीओ का दूसरा साइड देखा। अब आपके लिए सवाल ये है कि रिसेंटली हाइप देखकर आपने कौन से आईपीओ में अप्लाई किया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, और फिर ये भी बताना कि और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.